नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो जो अब तक जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी जुड़े हैं, तो आप उसको तैयारी कीजिए। बाहर का बाजारू किताब पढ़ रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। देखिए, परीक्षा का यहाँ रणभेरी भी बच चुका है। आपको जो है 27 तारीख को यहाँ परीक्षा हो सकती है, उसकी संभावना भी दे दी गई है 27 अक्टूबर को। तो आप सभी अभी के अभी यहाँ पर अवश्य जुड़ जाइए, ठीक है। क्योंकि आपको क्या है, यहाँ पर जैक JCRT टेक्स्ट बुक का टोटल चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स और PDF दिया जा रहा है। और जैक यह एग्ज़ाम कंडक्ट करिए, इसलिए आपका एग्ज़ाम जो लेगा वो जैक लेगा, ठीक है। और जैक का किताब से लेगा। ये 100% आपका सही है। अब रही बात कि देखिए, हम लोग यहाँ पर अभी 1 से 5 का बहुत अधिक तैयारी हो चुका, क्योंकि टारगेट सितंबर का था। अब यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहा है। तो सब कुछ आपको उसी में चल रहा है, लेकिन टेस्ट सीरीज देखिए आपको अलग से दिया जा रहा है। तो टेस्ट सीरीज के लिए आप अभी जुड़ जाइएगा। टेस्ट सीरीज देने से ही आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो सिर्फ 150 रुपये में 20 टेस्ट सीरीज आपको करवाया जा रहा है। और फिर आगे भी अगर 20 टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा तो उसके लिए आपको फिर से 150 रुपये लिए जाएंगे, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज में ज़रूर जुड़िए, चाहे आप किसी में जुड़े हो न जुड़े हो। और पूरी तैयारी करना है तो 1 से 5 की तैयारी 500 रुपये में और 6 से 8 की भी तैयारी 500 रुपये में करवाई जा रही है। और दोनों का तैयारी एक साथ अगर कोई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये लग रहे हैं। तो इस तरह से आपकी तैयारी करवाई जा रही है। आप सभी तैयारी के लिए यहाँ पर अवश्य जुड़ेंगे, क्योंकि केवल और केवल आपको यहाँ पर JCRT जैक की किताब से तैयारी करवाई जा रही है। और जेटेट की परीक्षा में 101% पास होने की गारंटी भी रहेगी। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। हम आपके लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज 14 को लेकर के आए हुए हैं। यदि इसके पहले आपने यहाँ पर टेस्ट सीरीज 13 तक के प्रश्नों को नहीं बनाया है तो आप सभी यहाँ से जुड़ करके अवश्य 13 तक के टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को बना लीजिएगा, क्योंकि यह जैक मॉडल पर आधारित प्रश्न है और विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1 से 5 शिक्षक का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें 20 टेस्ट सीरीज होगी। और इसमें 20 टेस्ट सीरीज की कीमत जो है आपको यहाँ पर रखा गया है 150 रुपये। तो आप सभी अवश्य जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपके आए हुए थे। हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? आपको बताना है कि हिंदी भाषा के अलावा कौन सी भाषा ऐसी है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी, उर्दू, मराठी या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा के अलावा, तो पंजाबी की लिपि आप सभी को जानते होंगे, ठीक है। पंजाबी की लिपि क्या होती है? गुरुमुखी। तो यह तो देवनागरी में नहीं हुआ। अब देखिएगा, उर्दू की लिपि भी आप जानते होता है फारसी, ठीक है। तो ये भी देवनागरी में नहीं हुआ। तो अब एक बच गया मराठी। क्या बच गया? मराठी। यानी हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो वो मराठी भाषा में लिखी जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी हो गया। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द या अनेकार्थिक शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसके लिए आता है अनेकार्थी शब्द। क्या होता है? उसको हम लोग कहते हैं अनेकार्थी शब्द। पुस्तक है। पुस्तक है, पुस्तक क्या चीज़ है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है। तो पुस्तक क्या है? पुस्तक से पूरी पुस्तक जाति का बोध हो रहा है, पूरी पुस्तक जाति का बोध हो रहा है, इसलिए जातिवाचक में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पुस्तक का नाम होता तो वह चला जाता किस में? तो आपको चला जाता व्यक्तिवाचक में। तो ये पुस्तक जो है जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, रात दिन में कौन सा समास है? रात दिन में कौन सा समास है आपको बताना है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास। रात दिन में कौन सा समास है? देखिए, आपको यहाँ पर समास का पूरा वीडियो PDF समाप्त कर दिया गया है, सब कुछ समाप्त हो गया है। आपको विशेष रूप से यहाँ पर जुड़ करके सारी चीज़ों को देख लीजिएगा, और नहीं तो यहाँ पर क्रैश कोर्स के जैसा आप सभी को देख लीजिए। रात दिन में कौन सा समास है? देखिए, रात है और रात का उल्टा क्या होता है? दिन। तो वैसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते होंगे, वैसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं और बीच में योजक चिन्ह होता है, तो उसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। तो रात दिन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी से निकली धुआं या सभी, ठीक है। वायु प्रदूषण का इसमें से कौन एक उदाहरण है? ठीक है, तो आप देखिएगा वायु प्रदूषण किससे किससे कारण होता है? तो धुआं के कारण भी वायु प्रदूषण होता है,
वाहनों से निकलने वाली गैस के कारण भी वायु प्रदूषण होता है, जलती लकड़ी से निकला धुआं के कारण भी वायु प्रदूषण होता है। यानी राइट आंसर इसका क्या होगा, ये सब भी हो जाएगा। ठीक है, अगला है अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है, स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या प्रकाश मंडल में। ठीक है, अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं बताइए, अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाएंगे, स्थल मंडल यानी पृथ्वी पर, जल मंडल यानी जल में, वायुमंडल मतलब हवा में, प्रकाश मंडल मतलब प्रकाश में। ठीक है, तो वो अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाएंगे, तो स्थल मंडल पर पाए जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन विश्व उष्णन का प्रमुख कारक है। विश्व उष्णन का प्रमुख कारण कौन है, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो विश्व उष्णन का मतलब गर्मी का बढ़ना, ताप का बढ़ना। ठीक है, तो गर्मी ये जल प्रदूषण के कारण नहीं बढ़ता है, मृदा प्रदूषण के कारण नहीं बढ़ता है, ध्वनि प्रदूषण के कारण नहीं बढ़ता है। यानी जो विश्व उष्णन का कारण हो गया वो हो गया आपका वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण। जल का रासायनिक सूत्र होता है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको बताना है, H2O, H2O2, O3, HO2। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। वह त्रिभुज किस प्रकार का है, वह त्रिभुज किस प्रकार का है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ये त्रिभुज का प्रकार होता है, आप लोग देख लीजिएगा, ये त्रिभुज का प्रकार है मान लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपके 3 त्रिभुज हैं, इस तरह से आपके पास 3 त्रिभुज हैं। एक है देखिए 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ये तीनों भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। तीनों भुजा बराबर हो गया तो इसको समबाहु में डालिएगा। अब मान लीजिए एक है यहाँ पर आपको 7 सेंटीमीटर, एक है 5 सेंटीमीटर, एक है 9 सेंटीमीटर, कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो इसको विषमबाहु में डालिएगा। और यहाँ पर 7 है, 7 है और 5 है, इसमें 2 भुजा बराबर है तो समद्विबाहु में डालिएगा। तो इसमें है क्या, 9, 5 और 7 है, यानी वो त्रिभुज जो बन रहा है वो इस प्रकार का बन रहा है, एक 9 बन रहा है, एक 7 बन रहा है और एक 5 बन रहा है। तो कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, इसलिए विषमबाहु त्रिभुज में जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, 10.5 मीटर 10.1/2 मीटर लंबी रस्सी में से 4.5/2 मीटर रस्सी काट लिया गया, शेष रस्सी की लंबाई कितनी है। क्या है, तो इतना मीटर लंबा रस्सी था, जिसे इतना बड़ा पूरा रस्सी है। इस रस्सी का माप कितना है आपको देखिए, 10.1/2 मीटर। इसमें से 4.5/5 मीटर काट लिया गया, 4.5/8 काट लिया गया, तो शेष रस्सी की लंबाई कितनी है। तो पूरे बड़का में से ये वाला को हटा दीजिएगा तो इसका मान पता चलेगा कि नहीं, चल जाएगा ना। तो पूरे बड़ा में से छोटा को घटा लीजिए, यानी 10.1/2 माइनस हो जाएगा 4.5/8, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2 हो गया, और माइनस 4 8 चौके 32 और 5 कितना हो गया, 37, 37/8 हो गया। 2 और 8 का लघुत्तम निकाल लीजिएगा, कितना आएगा, 2 से 1, 2 चौके 8, यानी 8 आया। तो 8 यहाँ पर हम लिख लिए, 8 एकम 8, 2 चौके 8 होगा, 21 चौक 84 हो गया। 84 माइनस कितना कर लीजिएगा, 8, 84 माइनस 37, 84 माइनस 37/8 हो गया। ठीक है, 84 माइनस 37/8 हुआ, तो 84 माइनस 37/8 करेंगे, 14 में से 7 गया 7। अब यहाँ पर देखिए बच गया 7 में से 3 गया 4, 47 और बट्टा 8 हो गया। ठीक है, तो 8 × 5 = 40 हो गया, कितना हो गया, 8 × 5 = 40, 8 रखिएगा, यहाँ हो गया 8 × 5 = 40, 7, यानी 5.7/8 होना चाहिए। किसी में आंसर है कि नहीं, तो देखिए आपका आंसर सी में है, 5.7/8 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। मान ज्ञात कीजिए, 1.44 भागे 0.12, इसका मान कितना होगा। देखिए 1.44 है, अब भागा मतलब बट्टा कर दिएगा 0.12, यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो ये कितना हो गया, 100 हो गया, 100 कट गया, बचा कितना आपके पास, तो 144/12 बच गया। कितना बच गया, 144/12। ठीक है, तो 12 से 12 बार में कट गया, 12 आंसर होगा। 12 किस में है आप देखिएगा, तो 12 यहाँ इसमें हो गया 12। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 12 हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर वर्ग आपको है, सबसे पहला चीज़ ध्यान दीजिएगा, वर्ग। तो वर्ग में क्या होता है बताइए, वर्ग में क्या होता है, तो वर्ग में सभी भुजा बराबर होते हैं, यानी ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्ग में सभी भुजा बराबर होती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा कितना है आपका, तो भुजा आपके पास है यहाँ पर
तीन सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी राइट आंसर कितना हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर किसमें, ए में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचित है, श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी संग्रह या प्रश्न पूछना। ठीक है, देखिए यहाँ पर कक्षा में आपको जो रुचि बनाए रखना है तो उसके लिए सबसे उचित जो होगा, यहाँ पर अगर विद्यार्थियों के बीच रह के प्रश्न पूछा जाए तो वो सबसे ज़्यादा माना जाता है बेस्ट। ठीक है, ऐसे इसमें से बहुत से ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये भी सही हो सकता है चर्चा करना ना, लेकिन सबसे बेस्ट होगा प्रश्न पूछना। अगला देखिए, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित माना जाता है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित माना जाता है, यह उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत करेगा, यह शिक्षकों का काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ठीक है, देखिए खेल से बहुत ही फायदे होते हैं। खेल में क्या होता है, एक सहयोग की भावना होती है, अनुशासन की भावना होती है, शारीरिक विकास होता है, यानी राइट आंसर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वह हो जाएगा आपका डी। इन सभी में बेस्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ स्लो। स्लो का अपोजिट वर्ड क्या होगा, स्लो मतलब क्या होता है धीमा, और इसका अपोजिट क्या होगा फास्ट, यानी तेज होगा, तो स्लो का फास्ट हो जाएगा। ठीक है, स्लो का क्या हो जाएगा फास्ट हो जाएगा। अगला है सिलेक्ट करेक्ट स्पेलिंग। सिलेक्ट करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से सही स्पेलिंग चुनिए। एनसीएंट, एनसेंट, एनसीएंट, एनसीएनेंट, क्या सही इसमें करेक्ट स्पेलिंग है, तो देखिए यहाँ पर सबसे इसका जो सही स्पेलिंग है वो आपका हो जाएगा एनसीएंट। क्या होता है एनसीएंट, एनसीएंट मैंने क्या होता है प्राचीन होता है, एनसीएंट मैंने प्राचीन पुराना होता है। क्लियर। अगला है पर्वतरोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है। अगर कोई पर्वतरोही जो है पर्वत पर चढ़ रहा है, उस दौरान जो है सांस लेने में कठिनाई हो रही है, इसका मुख्य कारण क्या है, खड़ी ढलान, बर्फीली हवा, कम वायुदाब, ठंडा मौसम। ठीक है, तो यहाँ पर सांस लेने का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो सबसे अधिक है कि वायुमंडल में वायुदाब क्या होता जाता है, कम होते जाता है। ठीक है, यानी कम वायुदाब इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम वायुदाब इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। देखिए पर्यावरण में दो घटक के बारे में आप जानिएगा। क्या होता है, एक होता है जैविक घटक, एक को बोलते हैं जैविक घटक और एक को बोलते हैं अजैविक घटक, एक को बोलते हैं अजैविक घटक। ठीक है, दो को होता है जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक है, जैविक घटक में क्या होता है, तो जिसमें जीव जंतु साथ में रहते हैं, जिसमें जीव जंतु साथ में रहते हैं, मैंने जीव जंतु साथ में होते हैं, मैंने यहाँ पर जो होता है कि जो सजीव वाले चीज़ें होंगे वो जैविक घटक में जाएंगे और जो निर्जीव वाली चीज़ें होंगे वो अजैविक घटक में जाएंगे। ऐसे याद कर लीजिएगा कि जैविक घटक में कौन जाएगा, जिसमें जीव होगा। जीव किस में होगा, सजीव में होगा, तो सजीव वाली चीज़ें जैविक घटक में जाएंगे और निर्जीव वाली चीज़ें अजैविक घटक में जाएंगे। क्लियर हो गया ना। तो चलिए देखिए अजैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन आएगा, पादप है, वायु है, जंतु है, जीवाणु है। कौन इसमें पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पर्यावरण पादप हो गया, वायु हो गया, जीवाणु, इसमें भी जीव होता है, पादप पेड़ पौधे में, जंतु में भी जीव होता है और जीवाणु में भी जीव होता है, यानी ये सब सजीव वाली चीज़ें हो गए। बच गया वायु, तो वायु क्या है यहाँ पर अजीव यानी निर्जीव चीज़ है, एक मिश्रण है, इसलिए अजैविक घटक में वायु ही जाएगा, अजैविक घटक में वायु जाएगा। तो देखिए जैविक और अजैविक घटक को चुनने के लिए जरूर सीख जाइएगा ना। यहाँ से एक प्रश्न रहता है, निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन होता है। जो रेशम कीट जो कोकून बनता है रेशम कीट, वो किस चीज़ का भोजन करके रेशम कीट के रेशम के जो कीड़े होते हैं वो किसका भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो रेशम कीट का भोजन के रूप में कौन सा पत्ती का उपयोग होता है, शहतूत की पत्ती, जामुन की पत्ती, नीम की पत्ती या आम की पत्ती। ठीक है, तो जो रेशम के कीड़े होते हैं वो कहाँ लगते हैं आपको पता होगा, शहतूत, तूत के पेड़ पर। ठीक है, ये तूत के तो क्यों किसका उपयोग करते होंगे, ये शहतूत की पत्ती का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। ठीक है, तो रेशम कीट का भोजन यहाँ पर जो होता है शहतूत के पेड़ पर बनते हैं, इसलिए इसका उपयोग रेशम कीट के रूप में जो है शहतूत की पत्ती का उपयोग रेशम के कीट करते हैं और वहीं पर जो होता है रेशम का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, राइट आंसर ए हो गया। हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग है क्या है, जन गण मन, वंदे मातरम, शिविर पंचांग या राष्ट्रीय शक संवत। ठीक है, तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है वो राष्ट्रीय शक संवत के आधार पर है,
जो कनिष्क के शासनकाल में चलाया गया था। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय शक संवत पर आधारित है। संख्या 420 का सही अभाज्य गुणनखंड कौन होगा? संख्या 420 का सही अभाज्य गुणनखंड कौन होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए अभाज्य गुणनखंड में कौन होता है? तो अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या को लिया जाता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कौन होती है? जो सिर्फ अपने से कटती है, जो सिर्फ अपने से कटती है, यानी 2 तो सिर्फ 2 से कटेगा, 3 तो सिर्फ 3 से कटेगा, लेकिन 4 ये अभाज्य संख्या नहीं, ये भाज्य संख्या है, क्योंकि यह 2 से भी कट जा रहा है, 4 से भी। अपने छोड़ के किसी अन्य से नहीं कटना चाहिए, मतलब एक और स्वयं के छोड़ के किसी अन्य से नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो 420 का सही अभाज्य गुणनखंड कौन हो जाएगा? तो 420 को आप तोड़ के देख लीजिएगा। तो सबसे पहले 2 से देखिए 210 बार में, फिर 2 से देखिएगा तो 105 बार में, फिर 3 से देखिएगा तो 3 3 9 35 बार में, फिर 5 से देखिए तो 5 7 35, यानी 2 गुने 2 गुने 3 गुने यहाँ पर हो गया 3 गुने 5 गुने 60। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा कहाँ पर है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसको। तो ये है आपका 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। सो गुना करके भी देख सकते हैं, 2 दूनी 4 4 3 12 12 25 60 और 60 7 420 हुआ ना। तो इस तरह से भी इसको आप चेक कर सकते हैं, लेकिन समय लगेगा, तो आप देख लिए। अगला देखिएगा, 1 मीटर स्क्वायर बराबर x मिलीमीटर स्क्वायर हो तो x का मान क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए आपको जो है x मिलीमीटर स्क्वायर में कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर बराबर, तो देखिए आपको याद होगा 1 मीटर में जो होता है 1000 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 1000 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो अब 1 मीटर स्क्वायर में कितना मिलीमीटर होगा बताइए? तो 1 m था तो 1000 mm था। अब 1 m स्क्वायर हुआ तो ये भी तो हो जाएगा 1000 mm का स्क्वायर। तो अभी स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 3 गो जीरो है, वो कै गो जीरो बन जाएगा? 6 गो जीरो बन जाता है, जस्ट डबल हो जाता है जीरो, और ये हो जाएगा mm का स्क्वायर, यानी 1 पर 6 जीरो mm का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 1 पर 6 जीरो किस में है? तो 1 पर 6 जीरो डी में है, डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा। हाँ, यहाँ पर देखिए 2y y 3y है, तो दी गई आकृति का आयतन ज्ञात करें। 6y क्यूब 22y स्क्वायर 9y स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा आकृति का आयतन ना? तो देखिए आकृति का आयतन क्या होता है? तो आयतन बराबर होता है, देखिए ये आकृति किस प्रकार को है बताइए? तो यह आकृति घनाभ हो गया। ठीक है, यह आकृति घनाभ हो गया, तब घनाभ का आयतन आपको निकालना पड़ेगा ना। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है L गुने B गुने H होता है। ठीक है, तो L आपको यहाँ पर 3 गो है, L B H दिया हुआ मान लीजिए। ठीक है, L और ये हो जाएगा L B H दिया हुआ है, तो इसी को आप गुना कर दीजिएगा। तो गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 3y इंटू y और इंटू 2y, यही होगा ना। देखिए y क्या हो गया? 1 गो 2 गो 3 गो, तो y का क्या हो गया? q हो गया। ठीक है, और 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया, तो 6y3, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। तो 6y3 बी में है, तो बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 4 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 4 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यही प्रश्न है ना। अब देखिए आपको ऐसा प्रश्न हम बनवा दिए हैं जो कि आपका क्लास 6 में था, तो सारा प्रश्न लगभग यहाँ पर JCERT का कंप्लीट है, और देखिए उसी पर प्रश्न भी आ रहा है। ये प्रश्न बहुत जगह पूछा गया है। तो देखिए आदमी और दिन पर जब आधारित प्रश्न होता है तो उसके लिए एक ट्रिक होता है। क्या होता है? M1D1 बराबर होता है M2D2। क्या होता है? M1D1 बराबर M2D2 होता है ना। अब देखिएगा यहाँ पर, तो जो पहला मेरा पैराग्राफ होगा, यानी 4 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, ये पहला स्टेंजा हो गया, और यह दूसरा स्टेंजा 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो 4 आदमी यानी M1 4 हो गया, 20 दिन यानी D1 20 हो गया, दूसरा के लिए M2 लिखेंगे, M2 10 हो गया, और कितने दिन यानी D2 निकालना है। क्लियर हो गया ना। तो देखिए M1D1 यानी 4 गुने 20 बराबर 10 गुने D2, 10 गुने D2, ये हो गया। अब देखिए 10 से है तो 10 दूनी 20 हो गया ना। अब 4 दूनी 8, यानी D2 बराबर कितना हो गया? 8, यही हो गया आंसर, यही हो गया आंसर। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा 25 का। 30 डिग्री 20 डिग्री y 80 डिग्री, y का मान क्या होगा? y का मान क्या होगा? 50 डिग्री 60 डिग्री 40 डिग्री या कोई नहीं। ठीक है, y का मान क्या होगा? एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर आपका क्या है, तो एक सरल रेखा याद रखिएगा, एक सरल रेखा
या सीधी रेखा पर जितना भी कोण बनता है वो पूरा कोण कितना का बनता है, तो 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, चाहे इसमें आप इस तरह से 10 को कर दीजिएगा, सब जोड़ के कितना आएगा, 180 आएगा। क्लियर हो गया ना, ये बात समझ लिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पर, तो इसमें देखिएगा कै गो बना है, तो एक 30 डिग्री बना है और एक 20 डिग्री बना है, फिर वाई है और फिर कितना है, 80 डिग्री। ये सब मिला करके कितना होगा बताइए, सब मिला करके कितना होगा, तभी बताएं आपको 180 डिग्री होगा। ये नियम है, एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़िएगा, तो 30 और 20 50 और 80 कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया। 130 डिग्री प्लस वाई, यही हो गया ना। तो आपके पास हो गया 130 डिग्री प्लस वाई बराबर हो गया 180 डिग्री, हो गया ना। अब वाई बराबर क्या होगा, तो वाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। ठीक है, तो 180 में से 130 जाएगा तो कितना बचेगा, 50 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 50, यानी y बराबर हो जाएगा 50 डिग्री और यही हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया ना, तो y बराबर 50 डिग्री हो गया। 50 किस में है, ए में है, ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, इस तरह से हमने टेस्ट सीरीज जो आपका 14 था उसको पूरा क्लियर कर दिया आपको। अब यहाँ पर इसी तरह से डेली टेस्ट सीरीज आपका जा रहा है। आप लोग डेली यहाँ पर जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और देखते रहिएगा कि किस तरह से आपका टेस्ट सीरीज यहाँ पर आते रहता है। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।